तो देखेंगे बच्चों, आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था चैप्टर फर्स्ट और उसका बेसिक एक्सप्लेन किया था कैसे आप फार्मूले को डिराइव कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। और मैंने कुछ चार्ज भी लिखवाए थे और मुझे पूरी आशा है कि आपने वो चार्ज याद किए होंगे और उस पर आगे वर्क भी किया होगा। और आज में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन कैसे होंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे स्कूल से जुड़े हुए हैं उनके लिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जो वीडियो लेक्चर होगा वो केवल टू केवल चैनल पर अपलोडेड रहेगा, वो स्कूल के ग्रुप पे नहीं जाएगा। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग समझ लीजिए। अगर आपको मतलब नोटिफिकेशन चाहिए टाइम पर तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और भी लोगों को अब आप शेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेंगे। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं, कुछ एटम्स लेंगे और उनके एटॉमिक मास देखते हैं, एलिमेंट के एटॉमिक मास देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एलिमेंट दिए गए, एलिमेंट्स सिंबल एंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो कुछ मेन मैं लिख देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H एंड एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास दोनों 1 होते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। बात करते हैं लिथियम, लिथियम Li 7, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 7। कार्बन C6, इसका एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12 होता है। एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल क्या होता है, मास नंबर होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन बच्चों, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर क्या होता है, जस्ट डबल 14। ये इनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू इनको क्या किया गया था, मतलब बताया गया था कि एटॉमिक मास, ईच एलिमेंट के एटॉमिक मास क्या होगा। तो ये फिक्स्ड होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा। अगर बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज O एंड एटॉमिक मास 16। सोडियम सिंबल ऑफ सोडियम Na एंड एटॉमिक मास 23। सोडियम का एटॉमिक मास 23 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम Mg, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 एटॉमिक मास हो जाएगा। एल्यूमिनियम Al 27। इसके बाद बात करेंगे सिलिकॉन Si 29। बच्चों फॉस्फोरस P, फॉस्फोरस का सिंबल P होता है, एटॉमिक नंबर 15, लेकिन मास नंबर क्या होता है, 31 होता है। तो याद करने का कुछ मेथड है कि आप कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल मास नंबर होता है। अभी आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, पहले लिख देता हूँ मैं। फॉस्फोरस हो गया, सल्फर S16 एंड क्लोरीन Cl, और Cl सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है बट मास नंबर क्या होता है, 32 होता है। Cl का क्या हो जाएगा, 35.5। आर्गन Ar और 40। पोटेशियम K, मैं इधर लिखता हूँ, पोटेशियम K सिंबल, एटॉमिक मास 39। एंड लास्ट आपका बचा हुआ है कैल्शियम का क्या होता है, 40। कैल्शियम Ca और मास नंबर क्या हो जाएगा, 40। तो देखो, किसी भी एलिमेंट, अगर कोई दो डिफरेंट एलिमेंट हैं
तो उनके मास नंबर तो सिमिलर हो सकते हैं, बट एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। किसी भी दो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। एटॉमिक नंबर कैन नेवर बी सेम एनी टू एलिमेंट्स, यानी टू डिफरेंट एलिमेंट्स, बट मास नंबर मे बी सिमिलर और डिसिमिलर। सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे यहाँ से। अब देखो यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि इनके हम ये एटॉमिक मास तो गिवन है आपके, अब यहाँ से हम मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे और होता क्या है, इसकी बात करते हैं। एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है यहाँ से, तो क्वेश्चन भी करेंगे और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, दोनों काम होते जाएंगे आपको। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे और वीडियो पर डे आपकी एक वीडियो अपलोड होगी। मैं ऐसी कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास बच्चों मॉलिक्यूलर मास बोल दें या हम इसी को मोलर मास भी कह सकते हैं। मोलर मास, देखो कब कौन सा वर्ड यूज़ करना है ये चीज़ भी हमें सीखनी है। देखो अगर हम मोलर मास की बात करें यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास क्या होता है कि मतलब हम मॉलिक्यूल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा 9th में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं। तो ये वर्ड जो है ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है। क्या कौन कौन से वर्ड, मॉलिक्यूलर मास जो होगा, मोलर मास को हम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास कब बोलेंगे, अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, अगर कोई एटम होगा तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। सिंपल सा है। अगर कोई एटम होगा तो वो उसका एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास, एटम होगा तो एटॉमिक मास, आयन्स होगा तो आयनिक मास। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में आयन्स क्या होता है। अरे कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो, अगर इसके ऊपर चार्ज वो कैरी किए है तो उसे क्या बोलते हैं, आयन्स बोलते हैं। सिंपल सा, आयंस आर टू टाइप, कैटायन और एनायंस। देखिए अगर कोई आयंस होगा तो वो उसका आयनिक मास हो जाएगा, आयनिक मास। तो ये तीनों वर्ड के लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट गिवन इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास यानी कि जितने भी, अगर कोई आपको मॉलिक्यूल दिया जाता है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स दिए गए होंगे उनके एटॉमिक मास का सम ही क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। आपके सामने ये लिखे हुए हैं, ये एटॉमिक मास दिए गए हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे और ये लर्न हो जाएंगे। लर्न कैसे होंगे, बहुत ही आसानी से। अगर आप इनको कॉपी में फेयर में नोट डाउन करेंगे और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ साथ, तो आपको ये आसानी से याद भी हो जाएंगे और कुछ बच्चों को पहले से याद भी होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ही आसान चीज़ है। तो देखते हैं। तो मैंने मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बता दिया। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ उसकी डेफिनेशन। द सम ऑफ द एटॉमिक मास, द सम ऑफ एटॉमिक मास of all elements given in a compound क्लियर हो गया इतना। वाटर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि वाटर का मोलर मास क्या होगा। इसके लिए हम एक वर्ड, तीनों के लिए मैंने बता दिया आपको, एक वर्ड यूज करेंगे। कौन सा वर्ड होगा, मोलर मास। वाटर का मोलर मास क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और पूछा क्या जाता है, वैसे भी इसका यूज़ होगा आगे आप चैप्टर में पढ़ा होगा आपने मोलैरिटी। तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए मोलर मास क्या होगा। बहुत सारे कंपाउंड होंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे मोलर मास फाइंड आउट करेंगे, और कंपाउंड भी बहुत सारे होंगे, उनके याद भी हो जाएंगे, आपको याद भी होने चाहिए। वाटर दिया गया है तो वाटर का मोलर मास जनरली इसको एक सिंबल होता है mm, इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। कहीं कहीं आपको कैपिटल M भी लिखा मिलेगा, लेकिन mm से मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमने इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है, मोलर मास, और ये क्या है, ये वाटर है। वाटर का मोलर मास फाइंड आउट करेंगे mm। तो बच्चों मोलर मास फाइंड आउट करेंगे, मैंने क्या बताया, सम ऑफ एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1। आपने 1 लिखा, मल्टीप्लाई। अब देखो नंबर कितने हैं यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे,
क्योंकि ऑक्सीजन दिया गया, इसके बाद ऑक्सीजन का क्या होता है 16, आप सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 18। और इसकी एक यूनिट होती है जिसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू या फिर ग्राम पर मोल भी कहते हैं। देखिए अगर आपसे मैं बात करूँ यूनिट ऑफ मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, तो यू, और ग्राम पर मोल या फिर हम यू लिखें, यू इट मीन्स यूनिफाइड मास, और या फिर एक यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ये दो यूनिट में से कोई भी यूज कर सकते हैं आप। तो 18U ये क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा वाटर का। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि वाटर का मोलर मास क्या होता है, 18 होता है। अब कुछ और कंपाउंड लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको देता है NaCl। देखो वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आप लास्ट तक देखेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा और कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो सेकंड लेते हैं NaCl को जनरली कॉमन सॉल्ट कहते हैं, देश का नमक जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं वही NaCl है ये। तो इसका फार्मूला तो आपको बचपन से सिखा दिया जाता है, NaCl सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसे। अगर इसका मोलर मास फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखेंगे सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। सोडियम का एटॉमिक मास क्या होगा 23, ये लिखा हुआ है 23। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, इट मीन्स दोनों का ऐड करेंगे तो आएगा 58.5। ये क्या हो जाएगा, NaCl का मोलर मास हो जाएगा। तो अब आपको काफ़ी सारे समझ में आ गया होगा, और कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया जाता है सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होगा, वॉशिंग सोडा इट मीन्स सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसका आपको मोलर मास फाइंड आउट करना है, तो देखेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे। मोलर मास ऑफ वॉशिंग सोडा, सोडियम 23, नंबर ऑफ एटम इज 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्या आ जाएगा कार्बन का क्या होता है 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 3। अरे भाई जितने एटम होंगे उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें क्या आ जाएगा, देखें 46 प्लस 12 प्लस 48, ये आएगा। आप सभी को अगर ऐड करेंगे तो 106 आएगा। मुझे तो याद है, आपको भी याद होना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा 106। तो 106 इज द मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इट मीन्स इट इज आल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा, इसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं बेकिंग सोडा की। तो मैं इधर वाला इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ले लीजिए, चलिए बात करते हैं वॉशिंग सोडा मैंने आपको बता दिया। बात करेंगे बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, इट मीन्स NaHCO3। इसका अगर आपको मोलर मास फाइंड आउट करना है तो देखेंगे मोलर मास सोडियम 23 प्लस हाइड्रोजन 1 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा। देखिए ये क्या आ जाएगा 24 प्लस 12 प्लस 48, क्या आ गया। इन दोनों का ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 48, 60 आएगा, और 60 और 24 इट मीन्स 84, और यूनिट क्या हो जाएगी यूनिफाइड मास, यू या और ग्राम पर मोल। तो ये इसका मोलर मास हो गया। बच्चों कुछ बड़े कंपाउंड लेते हैं जिनकी कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप बेसिकली इतने ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे आपको देता है वो सुक्रोज जिसे कहते हैं, शुगर या सुक्रूज, इसे टेबल शुगर भी कहते हैं। तो इसकी बात करते हैं। शुगर का फार्मूला मालूम होना चाहिए सबसे पहले आपको, क्या होता है C12H22O11। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। शुगर या कैन शुगर भी कहते हैं। इसका मोलर मास क्या होगा, आप जब मोलैरिटी वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी इसका डायरेक्ट यूज़ किया जाता है। आपसे ये देगा और इसका मोलर मास आपको वहाँ फाइंड आउट करना होगा, तो आपको याद भी होना चाहिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं, क्या आएगा मोलर मास ऑफ शुगर। कार्बन का क्या होता है 12 है, तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने एटम्स होंगे उतने का मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा 22,
प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 11, 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सभी का मल्टीप्लाई करेंगे और आप सॉल्व कर लेंगे कि जो शुगर होता है उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। आप जब सॉल्व करेंगे तो 342 आएगा, 342 ग्राम पर मोल। तो आप डायरेक्ट याद रखिए, अगर सॉल्व करने के लिए आता है तो आप सॉल्व करके इस तरीके से बता सकते हैं। तो शुगर का मोलर मास क्या होता है 342। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। यूरिया ये वो कंपाउंड है जो डायरेक्ट आपके यूज में आएंगे जब आप मोलैलिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। इसका अगर मोलर मास फाइंड आउट करेंगे, मोलर मास, तो मोलर मास फाइंड आउट कर लीजिए। नाइट्रोजन का क्या होता है 14 + 1 × 2 + 12 + 16 और +14 + 1 × 2। तो आप जब सभी को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 60। मुझे याद है, आप भी सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। तो ये यूरिया का क्या हो जाएगा मोलर मास हो जाएगा। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन किए और ये आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रूटीन में आ जाएगा और ये चीज़ आपको याद भी हो जाएगी। अब देखो और कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं और वहाँ से एक दो क्वेश्चन पिकअप करते हैं और समझते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कर चलता हूँ। देखो बच्चों, बात करेंगे कि आप इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एटम है, एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसमें उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक दो क्वेश्चन जनरली पूछ देते हैं। आप 11th क्लास में अगर हैं, आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, तो जनरली आप कहीं भी टेस्ट देंगे या कहीं भी प्रैक्टिस सेट कुछ भी सॉल्व करें, क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो देखिए समझते हैं। अगर कोई एटम दिया गया है तो उसमें ये न्यूक्लियस भी होता है, कार्बन, मान लो ये कार्बन दिया गया। कार्बन के फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हम लोगों ने 9th में भी सीखा है, मैं आपको यहां पर भी बता देता हूं। कार्बन होता है C6, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 4 आएगा। 2 सेल्स आई, ये K सेल होती है, ये L सेल होती है। L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, वही मैंने रख दिया 4 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें हमें न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने होते हैं। देखो कार्बन के आइसोटोप्स भी होते हैं, अभी आगे बात करेंगे आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। बेसिकली यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर कर लिया, मान लीजिए कोई एटम है और एटम से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके वेट में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। बात समझ आ रही, क्योंकि मोस्टली जो वेट होता है भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कैसा होता है न्यूट्रल होता है, ये होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल इन नेचर। तो अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने पे इसके मास में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, मास जो बेसिकली होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से होता है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है न्यूक्लियस, जहाँ पर किसी भी एटम का टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है, उसे क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। तो चलिए यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो देखो इसके लिए एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्या होता है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और ये जो एटॉमिक नंबर होगा यही प्रोटॉन्स के इक्वल भी होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा मतलब छोटे लेटर में नहीं लिख रहा हूँ, बड़े लेटर लिख रहा हूँ, फिर भी आप अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेंगे। आप अपनी 360p या 180p पर देखेंगे तो आप आसानी से देख पाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये आपको दिया गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे और ये प्रोटॉन्स के भी इक्वल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोल देता है कार्बन C612, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर क्या होता है 12 होता है।
अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर फाइंड आउट करने होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है। तो अब अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे 6 होंगे, प्रोटॉन भी 6 होंगे, ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपसे ऐसे को क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप क्या बताएंगे कार्बन, क्योंकि कार्बन में इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, प्रोटॉन भी 6 हैं और न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर भी 6 है। और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करेंगे तो न्यूट्रॉन भी 6 होंगे। एटॉमिक नंबर तो 6 होता ही है, न्यूट्रॉन का फार्मूला क्या होता है देखेंगे। अगर आपको न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, न्यूट्रॉन्स इक्वल होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या हम जेड भी कह सकते हैं। इसे एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मालूम होना है जैसे कोई एक्स एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर उसके बिलो नीचे साइड और मास नंबर ऊपर लिखते हैं, तो आप समझ लेंगे। इससे मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ये इसका क्या है, ये एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, इट मीन्स जेड। मास नंबर की अगर बात करूँ मैं तो ए क्या हो जाएगा मास नंबर, जेड क्या हो जाएगा सिंबल, एक्स क्या हो जाएगा सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इतना क्लियर हो गया। अगर मास नंबर, तो मास नंबर देखो क्या दिया गया है 12 क्या है मास नंबर है जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आ जाएगा 12 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होंगे, आप एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं, 6 प्रोटॉन है तो क्या आ जाएगा 6, ये आ गया आंसर। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो ये 6 क्या हो जाएंगे, इसमें न्यूट्रॉन्स होंगे। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन और ये इज इक्वल टू क्या है 6 है। ये केवल कार्बन के लिए है। इतनी बात समझ आ रही होगी। अब देखो यहीं से और 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। तो आपसे यहाँ से अगर एक क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता देंगे, आसानी से बता पाएंगे कैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे मोलर मास को फाइंड आउट किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। देखो अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आपको देता है वो सोडियम Na11 एंड 23, ये क्वेश्चन दिया गया है। आपसे बोल रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स बताइए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं P, और एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताना है N। एटॉमिक नंबर इसका क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11 दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। मैंने बताया था अगर एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बहुत ही आसान है। एटॉमिक नंबर 11 हो गया तो प्रोटॉन्स भी 11 होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन्स 11 नहीं होंगे। न्यूट्रॉन्स के लिए फार्मूला क्या होता है, ये इससे इसको माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स N इज इक्वल टू होता है A माइनस जेड। वी कैन से हम कह सकते हैं A माइनस जेड होता भी है। A की वैल्यू क्या है 23, जेड की वैल्यू क्या है 11, इट मीन्स क्या आ जाएगा 12। इलेक्ट्रॉन्स 11, प्रोटॉन्स 11, न्यूट्रॉन्स 12। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। आपको देगा, मान लीजिए उसने दे दिया कि फॉस्फोरस P 15 और 15P 31, बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, हाउ मनी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन फॉस्फोरस, तो आप बता पाएंगे, कर लेंगे आसानी से कर लेंगे। सल्फर दिया जाता है 16, 32, हाउ मनी न्यूट्रॉन्स इन प्रेजेंट इन सल्फर, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। बोलो भाई समझ आ गया। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रोटॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे। बात करते हैं यहाँ से आइसोटोप्स और आइसोबार्स। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है। देखो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं
जो जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मास नंबर इक्वल होते हैं। आपने देखा था, मैंने आपको अभी लिखवाए थे एटॉमिक मास, उसमें आर्गन के एटॉमिक मास और कैल्शियम दोनों एलिमेंट के मास नंबर इक्वल थे। दोनों के मास नंबर क्या थे? 40। तो देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा आइसोटोप्स या आइसोबार्स, तो दो टॉपिक मैंने दो क्वेश्चन करवा दिए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइसोटोप्स देखेंगे बच्चों, आइसोटोप्स क्या होते हैं। देखो, आइसो अगर कहीं भी वर्ड आता है तो इसका मीन्स होता है सिमिलर, सेम, और इसका मीन्स हो जाएगा एटॉमिक नंबर, यानी कि ऐसे एलिमेंट, दोज एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप्स। ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट मास नंबर डिफर होते हैं, वो क्या होते हैं? वो आइसोटोप्स होते हैं। और उसमें मान लो जैसे हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं इधर डेफिनेशन लिख देता हूं कि सेम एटॉमिक नंबर but different mass number, but different mass number बस सिंपल सा ये आप वर्ड है। तो इसके केवल शब्दों को पकड़ना होगा केमिस्ट्री के, इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती है। एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे लेकिन मास नंबर डिफर होंगे, वो क्या हो जाएंगे? आइसोटोप्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनका हम जब आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा हाइड्रोजन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसमें आपको बताया जाएगा 1H1, 1H2 and 1H3। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 इज कॉल्ड प्रोटियम, 1H1 को हम प्रोटियम कहते हैं। 1H2 इज कॉल्ड ड्यूटेरियम, एंड 1H3 इज कॉल्ड ट्रीटियम। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप समझेंगे ध्यान से। 1H1, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करें, कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? अगर इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे? 1। भाई इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर ये सेम है, आप देख पा रहे हैं 1, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। इट मीन्स एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफर है, इसका 1 है, इसका 2 है और इसका क्या है? 3 है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें 1 होंगे, प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे बताइए? प्रोटॉन 1 हो जाएंगे, और अगर न्यूट्रॉन्स पूछा जाएगा तो क्या हो जाएंगे? 1 - 1 इट मीन्स 0। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि विच, यानी कि कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप्स ऐसा है, विच आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैव नो न्यूट्रॉन्स या हैव 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं या एब्सेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आप क्या बताएंगे? प्रोटियम। प्रोटियम इज द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विच हैव एब्सेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसमें न्यूट्रॉन्स एब्सेंस होता है, न्यूट्रॉन्स होता ही नहीं। न्यूट्रॉन्स क्या है? 0 है। बात करते हैं ड्यूटेरियम की। ड्यूटेरियम में अगर आपसे यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, आप कर लेंगे। अब तो मैंने आपको बता दिया इधर कॉन्सेप्ट, आप सीख गए होंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो और भी सीख जाएंगे। एन की वैल्यू, अगर आपसे ई की वैल्यू पूछेगा, ई क्या है? ई इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एटॉमिक नंबर जो होगा वही तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 आ जाएगा। अगर प्रोटॉन्स पूछेगा तो क्या आएगा? 1। न्यूट्रॉन्स बताइए, 2 - 1 देन क्या आ जाएगा? 1। अरे भाई इससे इसको माइनस करेंगे तो वही तो न्यूट्रॉन्स होंगे, तो 1 आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन सा आइसोटोप्स हाइड्रोजन का ऐसा है जिसमें 0 न्यूट्रॉन्स या एब्सेंस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है, तो आप क्या बताएंगे? प्रोटियम। आपको वहाँ कुछ दिया नहीं होगा, केवल डायरेक्ट पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए, तभी बता पाओगे। याद कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। 1s3 दिया गया, 1s3 ट्रीटियम। ट्रीटियम में अगर आप इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएंगे, प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन भी 1 हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन्स की अगर बात करेंगे तो न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? 3 - 1, 3 - 1 इट मीन्स क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? तो आपसे और देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मज़ेदार बात क्या है यहाँ पर कि हाइड्रोजन का जो 3rd आइसोटोप्स होता है ट्रीटियम, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ध्यान से समझिए, मैं बता रहा हूँ। 1s3 दिया गया है, 1s3 क्या है? हाइड्रोजन का 3rd आइसोटोप्स है जो कि रेडियो एक्टिव होता है। मैं इधर लिख देता हूँ,
रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आपसे पूछा जाएगा विच आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैव रेडियो एक्टिव इन नेचर, तो आप बताएंगे ट्रीटियम। ट्रीटियम इज यानी कि थर्ड आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विच इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। रेडियो एक्टिव क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? देखो कुछ हैवीएस्ट एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास बहुत ही ज़्यादा होता है, वो क्या करते हैं, एटॉमिक मास ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करते हैं, कुछ रेज डिके करते रहते हैं, अल्फा बीटा और गामा रेज। ये बहुत ही क्या होती हैं, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल्स हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। इसमें गामा की जो पेनेट्रेटिंग पावर होती है वो तो सबसे ज़्यादा होती है। तो 1s3 क्या है, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप से, आप ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये इसे ट्रीटियम भी कहते हैं, इतना क्लियर हो गया। इसी तरह कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं। देखो अगर यहाँ एग्जिस्टेंस पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा नेचर में कौन सा एग्जिस्ट करता है, 1H1 प्रोटियम। इसी वजह से हम इसी को तो रीड करते हैं, बुक में हमारे यही दिया होता है, इसी को रीड करते हैं। इनका एग्जिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, इसका तो 0.05 मतलब बहुत ही रेयर होता है, 1% भी नहीं होता है, इसका भी 1% नहीं होता है, बहुत ही कम परसेंटेज में ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसका होता है, कितना होता है, 99.9%, इतने परसेंट ही एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से इसी को रीड किया जाता है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं आइसोटोप्स के। कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। देखते हैं कार्बन के आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के आइसोटोप्स ऑफ कार्बन C612, C613 एंड C614, ये कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। लेकिन है क्या यहाँ पर और उसमें डिफरेंस क्या है बच्चों, इसके कोई स्पेशल नेम नहीं होते हैं, लेकिन इनके क्या है, हाइड्रोजन के स्पेशल नेम होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके कोई स्पेशल नेम नहीं होते, यहाँ से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन अगर आप बन भी जाएगा तो आप बता देंगे। यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की वैल्यू इक्वल होगी। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, और वो कितनी होंगी, 6। अभी बताया था मैंने जस्ट अभी। यहाँ पर आप फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ भी फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या होगी, कर लीजिएगा फाइंड आउट। हम आगे की तरफ मूव करते हैं। आइसोटोप्स के बाद बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार्स, देखो बच्चों आइसोबार्स की अगर बात करें, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसो का मीन्स होता है सेम, और इसका मीन्स हो जाएगा मास नंबर। ऐसे एलिमेंट जिनके मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफर होते हैं वो आइसोबार्स कहलाते हैं। दोज स्पीसीज या दोज एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज नोन एज आइसोबार्स। तो आप लिखेंगे सेम मास नंबर बट डिफर एटॉमिक नंबर, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, 2 एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। आर्गन AR, आर्गन एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर 40, कैल्शियम CA 20 एंड 40। देखो बोथ के एटॉमिक नंबर, आर्गन एंड कैल्शियम बोथ है सेम मास नंबर बट डिफर एटॉमिक नंबर, दोनों के मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफर है। आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आएगी 18, प्रोटॉन्स भी क्या आ जाएंगे 18 आ जाएंगे। अगर न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे, आप समझ पा रहे होंगे 18 कैसे आगे, अरे भाई जो एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स, इससे इसको माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स 40 माइनस 18 देन 22 इज न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स 20, प्रोटॉन्स क्या आ जाएंगे 20, और अगर न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे तो इससे इसको माइनस करेंगे, इट मीन्स न्यूट्रॉन्स भी क्या आएंगे 20। तो देखो कैल्शियम भी एक ऐसा एलिमेंट है इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों इक्वल होते हैं। यानी हर एक वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर मास नंबर का डबल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तीनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। यही तो होगा। तो इसे नोट करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे आपको सिखाएंगे मोल फाइंड आउट करना। कैसे मोल फाइंड आउट करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हम मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से बता दिए। अब बात करते हैं मोल्स की, कैसे मोल्स फाइंड आउट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लीजिए, ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं।
देखो कुछ और कुछ पॉइंट हैं बेसिकली, वो भी समझ लेते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी पूछ देते हैं कभी कभी। एक क्वेश्चन जनरली पूछ दिया जाता है, आप समझेंगे ध्यान से, क्वेश्चन पे बहुत ही अच्छे से फोकस करेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक। पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बच्चों आइसो का मीन्स मैंने बताया था अभी, आइसो का मीन्स होता है सेम, यानी कि ऐसी स्पीसीज जिसमें जिसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, मतलब अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिया गया तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे। बात समझ आ रही? आइसो बार्स में एटॉमिक मास इक्वल होते थे, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर इक्वल होते थे। आइसो का मीन्स सेम, तो समझेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक दो स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इट मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसी टू और मोर स्पीसीज, जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझेंगे, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप कैसे क्वेश्चन पे टिक कर पाएंगे आसानी से, क्योंकि मल्टीपल चॉइस बेस्ड पेपर होगा। तो देखिए गौर करते हैं, अगर वो देता है आपको सोडियम Na प्लस Mg2+, Al3+, नियोन Ne, इस तरह से आपसे पूछता है नियोन, और नाइट्रोजन N-3, नेक्स्ट आपको Si+4, ये दिया गया है आपको। ऑक्सीजन O-2, देखो मैंने नेगेटिव, अब ये समझ लेंगे आप कैसे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो अगर कोई भी एलिमेंट होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स उसने अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल Na दिया जाता है, देखिए ध्यान से समझिए, एटॉमिक नंबर ऑफ Na इज 11, 281। अब देखो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर करेगा, इट मीन्स क्या आ जाएगा, Na+ आएगा। तो पॉजिटिव का मीन्स होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं इधर लिख देता हूँ पॉजिटिव या कैटायन, तो कैटायन में क्या बताएंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन में क्या बताएंगे, एनायन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एनायन का फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो कैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लेंगे। Na का एटॉमिक नंबर 10 होता है, 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो 10 हो जाएंगे, इसमें भी 10 होंगे। एटॉमिक नंबर 12, 2+ का, अरे भाई जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन का वो क्या करेगा, लॉस करेगा। यहाँ से भी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसका तो 10 होता ही है। अब देखो नेगेटिव में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 3 नेगेटिव, इट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। Si+4 14 होता है, +4 का मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया इसने, बाहर कर दिए तो 10 हो जाएंगे। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। ऑल स्पीसीज हैव 10 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ऑल स्पीसीज हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। जितनी भी स्पीसीज लिखी हुई हैं सभी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इट मीन्स इट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसी को तो हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, अगर आप कोई भी टेस्ट देते हैं, कहीं भी सॉल्व करते हैं, जनरली पूछ दिया जाता है। और इसके बाद बात करते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक की। आइसो न्यूट्रॉनिक क्या होता है, आइसो न्यूट्रॉनिक, देखिए आइसो न्यूट्रॉनिक की अगर मैं बात करूं तो आइसो का मीन्स होता है सेम, न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स। ऐसी स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं वो आइसो न्यूट्रॉनिक कहलाती है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे तो उसे बोलेंगे आइसो न्यूट्रॉनिक। जैसे फॉर एग्जांपल N7N14 आपको इस तरह दिया जाता है, O8 अगर आपको बोल देता है कि O8 16 तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर नाइट्रोजन के तो आइसोटोप्स होते हैं, बताया था अभी 14, 15, 16, तो यहाँ पर अगर मैंने 16 ले लिया या आप 15 ले लेते हैं,
अगर 15 लेते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेक करेंगे, क्या आ जाएंगे देखिए, क्योंकि यहाँ पर इससे इसको माइनस करेंगे वही तो न्यूट्रॉन्स होते हैं। आप देखिए 15 - 7 तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएंगे। और इधर चेक करेंगे 16 - 8 तो क्या इधर भी क्या आ गए, 8 आ गए। तो आपको गौर करना होगा ऑप्शन पे कि क्या ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर टिक कर पाएंगे। टिक तभी कर पाएंगे बच्चों जो आपको याद होगा। मतलब कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि मतलब आपको नंबर भी दे देगा, मास भी दे देगा, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। नहीं देता है तो आपको याद होना चाहिए। तो देखो ये स्पीसीज क्या कहलाएंगे, आइसोन्यूट्रॉनिक, मतलब न्यूट्रॉन सेम है, आपने दोनों में न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर लिए, दोनों में इक्वल आ गए, तो इट मीन्स आइसोन्यूट्रॉनिक। तो ये क्लियर हो गया होगा। छोटे छोटे पॉइंट हैं, आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए, ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं इसके बाद मोल्स की, कैसे मोल्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए केमिस्ट्री में मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। मोल्स, तो बच्चों अगर हम मोल्स की बात करें तो देखो केमिस्ट्री में जो मोल्स होता है वो क्या होता है, एक यूनिट होती है टू मेजर द एनी क्वांटिटी ऑफ, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए केमिस्ट्री में मोल का यूज करते हैं। और मोल क्या एक सबसे बड़ी क्या होती है, यूनिट होती है मेजर करने के लिए। तो क्या एक यूनिट है, आप लिख लेंगे यूनिट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ, unit to measure the quantity of any substance, in chemistry। सिंपल वर्ड में आप याद रखेंगे, आपसे कोई पूछता है मोल क्या है, तो मोल क्या है, केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, मोल का यूज करते हैं। और जो 1 मोल होता है, जैसे आप देखते हैं 1 डजन, तो 1 दर्जन में कितनी चीजें होती हैं, 12 होती हैं। उसी तरीके से जो 1 मोल होता है ये 6.022 × 10⁻23 के इक्वल होता है। तो आप देखिए 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 ये होता है। तो 1 मोल इतने इक्वल हो जाएगा, 6.022 × 10⁻23 के इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज यहां से याद रखेंगे। अब देखो मोल्स को हम बेसिकली तीन चीजों में मेजर करते हैं। एक क्वांटिटी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। 3 चीजों के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी मोल, in terms of quantity in terms of weight के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। और तीसरा हो जाएगा, बहुत ही आसानी से यहाँ चीज़ों को समझ पाएंगे अगर आप इनको सॉल्व लिखेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो आप आसानी समझ जाएंगे। एक क्वांटिटी के टर्म्स में, दूसरा वेट के टर्म्स में, और तीसरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के टर्म्स में। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ये मोल को मेजर करने के लिए 3 चीजें होती हैं। क्वांटिटी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, वेट के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, और तीसरा क्या है, तीसरा है हमारे पास वॉल्यूम के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। तो मोल इन टर्म्स ऑफ, अगर क्वांटिटी के टर्म्स में मेजर करेंगे तो वहाँ पे एक मोल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 6.022 × 10⁻23 के इक्वल होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो मोल को बेसिकली स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये चीज़ भी याद रखेंगे, मोल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम क्वांटिटी के टर्म्स में मेजर करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन, देखेंगे फार्मूला। अगर हम क्वांटिटी के टर्म्स में मेजर करेंगे तो मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोल्स इज इक्वल टू quantity of substance, any substance, quantity of any substance upon 6.022 × 10⁻23। एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं इसे,
6.022 इंटू 10⁻23। इसे हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। जनरली इसे n0 से रिप्रेजेंट करते हैं, आप देखेंगे बुक में n0 या कभी कभी ए भी दिया होता है, a0 भी दिया होता है, n या n0 दे देते हैं। सब्सटेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन क्या हो जाएगा, एनी एवोगाड्रो नंबर। अगर हमें वेट के टर्म्स में मेजर करना है तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूले अभी क्वेश्चन हम इस पर सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। एन इक्वल टू क्या होता है, W/m। अब एक फार्मूला भी होता है, अगर मोल्स आपको फाइंड करना है तो वेट हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। एन इक्वल W/mm। वेट के टर्म्स में मेजर करना है तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/mm हो जाएगा। इट मीन्स W क्या है, वेट है जो गिवन वेट होगा, और m क्या हो जाएगा या mm क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। अब थर्ड दिया गया वॉल्यूम के टर्म्स में, तो वॉल्यूम के टर्म्स में क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम, और बाकी क्या हो जाएगा, ये एसटीपी और एनटीपी के लिए कंडीशन एप्लीकेबल है, ये चीज़ भी याद रखेंगे। ये जो कंडीशन है ये केवल दिस कंडीशन है एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसियस, केवल गैसेस के एप्लीकेबल, ओनली गैसेस, ये केवल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल होगा, गैसेस के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी कि गैसेस जो, और वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन में, ओनली स्टैंडर्ड कंडीशन, ओनली स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन और स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए एप्लीकेबल होगा। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। तो यहां से अगर मोल फाइंड आउट करने हैं तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन क्या हो जाएगा, और वॉल्यूम गैसेस का वॉल्यूम भी हमारा क्या होता है, एसटीपी एनटी पर फिक्स होता है, 22.4 लीटर होता है। अब ये आप यहाँ पर लिख लेंगे। मैं अगर बात करूँ एसटीपी और एनटीपी की, एसटीपी क्या होता है, देखिए दो कंडीशन होती है, एक होता है एसटीपी और दूसरा होता है एनटीपी। आपको एक चैप्टर इसी पढ़ाया जाएगा, इसी में वो चैप्टर किसका होगा, फिजिकल केमिस्ट्री का जनरली होगा चैप्टर। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कंडीशंस होती हैं और ये केवल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। और अगर बात करेंगे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर 273 केल्विन ये टेम्परेचर होता है। प्रेशर जो होता है वो 1 atm होता है। ये वैल्यू होती है और ये वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती हैं एट एसटीपी और एनटीपी। ये पॉइंट याद रखेंगे। तो इतना आप नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। इस पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे जनरली क्वेश्चन बोल देता है कि कैल्शियम एटम दिया गया है और उसमें हमें मोल फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करना है, मोल। एटम दिया गया है 12.044 इंटू 10⁻20 एटम्स। कैल्शियम एटम 12.044 इंटू 10⁻20 ये दिया गया है। यहाँ पर हमें मोल फाइंड आउट करना है। अगर हमें मोल फाइंड आउट करना होगा तो देखो ये एटम्स के फॉर्म में दिया गया, क्वांटिटी दी गई है, क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन क्या हो जाएगा, एनी एवोगाड्रो नंबर। मैंने बता दिया मोल क्या होता है, आप आसानी से याद रखेंगे। मोल क्या है, क्वांटिटी है ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने की क्या होती है, क्वांटिटी होती है। बहुत ही लार्ज, एक बड़ा नंबर होता है अपने आप में, केमिस्ट्री में ही आप देख ही रहे हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि 23 जीरो होते हैं इससे आगे। तो एन फाइंड आउट कर लेंगे। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू। क्वांटिटी को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, अपॉन क्या हो जाएगा, एन ए। अब आप समझ रहे हैं एन ए क्या है, एन ए क्या है, एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, मैं लिखता हूँ इधर 6.022 इंटू 10⁻23। क्यू देखो, क्यू क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी ये दी गई है 12.044 इंटू 10⁻20 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 ये दिया गया है। ये आपको गिवन है। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। देखो ये अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू है इसका जस्ट कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। ये इसके 2 टाइम्स है तो यहाँ 2 आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा 10⁻23 तो -23 हो जाएगा। इट मीन्स 10 की पावर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये आ गया। अब देखो n, ये n की वैल्यू आ गई। n मीन्स मोल्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट आ गई। और एक मिली आप समझ लेंगे, एक 1 मिली जो होता है,
मिली जो होता है वो 10⁻³ के इक्वल होता है। 1 मिली 1 सेंटी इज इक्वल टू 10⁻²। तो सेंटी और मिली याद रखेंगे। तो अगर हम इसको अगर मिली के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 मिली मोल्स आ जाएंगे। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मिली मोल्स। अरे भाई इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया तो 2 मिली मोल्स हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 2 मिली मोल्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको अगर वेट के टर्म्स में फाइंड आउट करना है बच्चों तो भी आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वेट के टर्म्स में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे आप समझ लेंगे। अगर हमें वेट के टर्म्स में फाइंड आउट करना है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 1-2 और फिर आपको बताता हूँ। देखो वेट के टर्म्स में अगर हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन मान लो दे दिया था कि 1 ग्राम या 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस, तो वहाँ पर वेट आपको गिवन होगा और उसका मोलर मास तो आपको मालूम होता है। अगर हाइड्रोजन कोई भी एटम दिया गया होगा तो एटम दिया हो, आयंस दिया हो, मोलर मास हम फाइंड आउट कर लेंगे। एन की वैल्यू निकाल सकते हैं जैसा क्वेश्चन दिया गया है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। एटम दे देगा तो एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स देगा तो फिर चेंज हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है। आपको उसने दिया 1 ग्राम या 2 ग्राम या 10 ग्राम कुछ भी दे सकता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। यही तो होगा, वो वेट हो जाएगा। तो समझ लेंगे। फाइंड आउट द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मोल्स ऑफ 1 ग्राम या 2 ग्राम लिख लेंगे, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आप 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 10 लिख लीजिए, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटम्स के फॉर्म में सॉल्व करना है आपको। तो यानी कि 10 ग्राम मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मोल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेट आपको गिवन है, डब्ल्यू की वैल्यू क्या दी गई है 10 ग्राम, और मोल्स फाइंड आउट करने हैं। और हाइड्रोजन एटम, देखो एटम के फॉर्म में दिया गया तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 1। एटम के अगर बोल देता हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो 2। एटम के फॉर्म में इसका मतलब ये सिंगल फॉर्म में है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में H2 के फॉर्म में हो जाएगा। तो N=W/m फार्मूला अप्लाई करेंगे। W की वैल्यू क्या है 10 और mm की वैल्यू क्या है, mm मोलर मास क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा 10 मोल्स आ गए। ये आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बोल देगा यहीं पे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ, देखेंगे। अगर बोल देता है मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स के लिए आप N=W/m, यही फार्मूला होगा, केवल mm की वैल्यू चेंज हो जाएगी। mm क्या है मोलर मास। W की वैल्यू वही दी गई है सेम 10। मोलर मास अगर ये डाई एटॉमिक के फॉर्म में हुआ तो 2 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 मोल्स आ जाएंगे। समझ गए होंगे। तो ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हुए जो आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से कॉन्सेप्ट से मिलते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, कॉन्सेप्ट भी बताया, उसके बेसिस पर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा दिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आप आसानी से यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, इतने पॉइंट याद रखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी के लेक्चर में फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू।